Friends, welcome back to my YouTube channel. In this class, I am going to discuss some PYQs of GATE which are based upon the steady flow energy equation of turbine and compressor. And the first question that I am going to discuss is that was asked in the year 2013 GATE Mechanical Engineering. The question, before starting, I must say one thing. Please do subscribe to this channel, of course like it and share it to your friends. The question was like this. You see, specific enthalpy and velocity of steam at inlet and exit of a steam turbine running under steady state. So what are the जब हम एक problem solve करेंगे तो it is better to focus upon certain points, key points. Just like in this case, the key point is that this is steady state. Steady state के लिए certain conditions are to be followed, like just like your mass balance and energy balance. These are the two important considerations that are made. हम स्टेडी स्टेट के लिए ये अजम्पशन लेते हैं कि जितना मास फ्लो रेट एंटर करेगा उतना ही मास लीव कर जाएगा किसी भी डिवाइस को, अगर ये स्टेडी फ्लो में काम कर रहा है. So in this case, two data are given. One relates to the specific enthalpy at inlet and outlet condition. We know that in case of a turbine, turbine is a positive power output device, and ये जो device है वो power produce करता है. जैसे कि कंप्रेसर को पावर हमको देना पड़ता है, लेकिन ये टरबाइन में पावर प्रोड्यूस होता है. कैसे पावर प्रोड्यूस होता है? जो फ्लूइड का जो एंथैल्पी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका जो रिडक्शन होता है एंथैल्पी, वो जाके कन्वर्ट होता है पावर में. And of course, in most of the cases, in case of turbine, there is negligible change in kinetic energy and potential energy. Specifically, if it is horizontal, then potential energy को भी हम neglect कर सकते हैं. अगर कुछ वैल्यूज दिया जाता है तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ इनलेट वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है एंड एग्जिट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. इसका मतलब यहाँ वी कैनॉट नेग्लेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है, उसको हम वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. एंड अनदर इम्पोर्टेंट डाटा दैट इज गिवन इज रेट ऑफ हीट लॉस from turbine per kg of steam. These are the key points, and rate of heat loss is given to be 5 kilowatt, and neglecting changes in potential energy of steam, that we can neglect. potential energy के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है तो हम उसको neglect कर सकते हैं. एंड हमको ये पूछा है टू फाइंड आउट पावर डेवलप्ड इन किलोवाट. हमको पावर कितना, ये जो टर्बाइन है स्टीम टर्बाइन, पर केजी ऑफ स्टीम अगर फ्लो करेगा तो कितना पावर प्रोड्यूस करेगा. यू हैव टू calculate the power in terms of kilowatt, and options are given. This is an MCQ type of question, and one out of these four options is correct. So options are 901.2, 911.2, 17,072.5 and 17,082.5. This was asked in GATE 2013. So you see, हमको दोनों फॉर्म में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमेशा, वी कैन राइट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन टू फॉर्म्स. सो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द क्वेश्चन, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन इन डिटेल. So we know that steady flow energy equation can be expressed in either of the two ways. First in rate form में हम लिख सकते हैं, rate form, और दूसरा जो है मास फॉर्म, पर यूनिट मास फॉर्म. रेट फॉर्म में जो इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन इज लाइक दिस: डी क्यू अपन डी टी प्लस एम डॉट एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड वन इक्वल टू डी डब्ल्यू सी भी अपन डी टी प्लस एम डॉट एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड टू. यहाँ हर जो टर्म होगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट टाइम. जैसे कि जूल पर सेकेंड हुआ कि किलो जूल पर सेकेंड हुआ तो वो किलोवाट पे आ जाएगा. हर टर्म मतलब एम डॉट से अगर H1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किलोवाट पे आएगा. कैसे?
m dot h1 represents one term, m dot मल्टीप्लाइड बाई v1 स्क्वायर बाई 2, ये भी एक ही टर्म है, वो हर टर्म का यूनिट सेम होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। सो हर जो टर्म एक इक्वेशन में होता है उसका डायमेंशन और यूनिट सेम होना चाहिए। तो m डॉट के जी पर सेकेंड पे है और h1 किलो जूल पर के जी है, मल्टीप्लाई करने से किलोवाट में आ जाता है। और WCB का मतलब जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, क्योंकि यू नो दैट इन केस ऑफ ए टर्बाइन देयर इज ए शाफ्ट, सो शाफ्ट वर्क इसको भी हम ले सकते हैं। सो उसका मतलब कुछ पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस होता है यहाँ टर्बाइन पे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हमको पर केजी स्टीम का कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, हमको टर्बाइन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमको निकालना है। और ये है जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन रेट फॉर्म। हर जो टर्म है ये इसका यूनिट किलोवाट पे आ सकता है। m डॉट h2, क्योंकि ये h है, ये h1 v1 एंड z1 सपोज ये सब जो डाटा है ये इनलेट कंडीशन का डाटा है, एंड h2 v2 और z2 ये सब आउटलेट कंडीशन का सपोज वैल्यूज है। और सब in this expression what happens, dq by dt is the heat input to that steady flow device। हीट इनपुट, हीट दिया जा रहा है। अगर कोई किसी केस में हीट अगर लॉस होगा तो इसको हम माइनस में लेना पड़ेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन इन डिटेल। इसी हर जो टर्म है उसको हमको समझना पड़ेगा। सपोज दिस इज द टर्बाइन, देन अगर यहाँ एंट्री हो रहा है और यहाँ एग्जिट हो रहा है तो इस कंडीशन पे हर जो वैल्यू है H1, V1 और Z1 है। H1 है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड एट दिस कंडीशन व्हाइल एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, एंड V1 है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द इनलेट कंडीशन। Z1 जो है हाइट ऑफ दिस इनलेट सेक्शन एबव ए सर्टेन डाटम लाइन सपोज, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2 सपोज H2, V2 एंड Z2। तो हमारा जो इक्वेशन ये स्टेडी फ्लो एनर्जी का इक्वेशन रेट फॉर्म में ये आ गया। सो इन दिस केस हमको पर केजी ऑफ स्टीम में निकालना है। और दूसरा एक फॉर्म भी है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, पर यूनिट मास। वो इक्वेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है, dq बाई dm प्लस h1 प्लस b1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इज इक्वल टू dwcb अपन dm प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। यहाँ ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 ले सकते हैं, ये भी 2 है। ये सेम इक्वेशन है बट यूनिट ऑफ एवरी टर्म इज डिफरेंट इन दिस इक्वेशन, एंड यूनिट ऑफ एवरी टर्म इज ऑल्सो हियर जो यूनिट डिफरेंट आता है। ये किलो जूल पर केजी पे आता है। पर केजी फ्लूइड में कितना एनर्जी फ्लो होता है या क्रॉस करता है बाउंड्री को, dq बाई dm, एंड दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास। ये किलो जूल पर केजी पे है, ये भी किलो जूल पर केजी पे हम निकाल सकते हैं बाई डिवाइडिंग बाई 1000। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। ये एक फॉर्म पे है इक्वेशन और ये दूसरा फॉर्म है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमको पूछा है पर केजी ऑफ स्टीम। सो मतलब इसका मतलब है हम m डॉट को 1 kg ले सकते हैं। m डॉट यहाँ डायरेक्टली गिवन दैट m डॉट इज इक्वल टू 1 kg, एंड dq बाई dt जैसे कि लिखा हुआ है, हीट लॉस जो हो रहा है टर्बाइन में पर केजी ऑफ स्टीम वो हो रहा है 5 किलोवाट। इसका मतलब जब मास फ्लो रेट 1 kg है तब हीट जो लॉस हो रहा है वो 5 किलोवाट। मतलब यहाँ अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे वो -5 लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो जनरलाइज एक्सप्रेशन में ये dq बाई dt रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ तो लॉस हो रहा है ना, इसीलिए इसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो हमारा जो रेट फॉर्म इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज व्हिच इक्वेशंस टू यूज़ व्हेन एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर केजी ऑफ स्टीम में निकालना है, लेकिन पावर जो निकालना है वो किलोवाट पे निकालना है। उसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन हमको यूज़ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेकेंड इक्वेशन वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सो we will use the first equation. In place of dq by dt I will write -5, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। -5 किलोवाट और किलो जूल पर सेकेंड
प्लस प्लस ये जो m डॉट, ये तो 1 kg हो गया ना, m डॉट इज 1, सो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय h1 रहेगा, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 इक्वल टू, क्योंकि मास फ्लो रेट इनलेट पे जितना रहता है आउटलेट पे ही उतना ही रहता है, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DWCB बाय DT। ये जो है इसको हमको निकालना पड़ेगा, ये इट इज़ द डिजायर्ड आंसर। सो यहाँ हम क्या करेंगे, H1 जो है यहाँ ये क्लियरली लिखा हुआ है कि नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम, इसका मतलब GZ1 कैन बी अज्यूम्ड टू बी सेम एज GZ2। जब GZ1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनलेट पे और पोटेंशियल एनर्जी आउटलेट पे अगर सेम होगा तभी हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चेंज को। किसी दो वैल्यू का चेंज को हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर वो दोनों सेम है तो GZ1 कैन बी अज्यूम टू बी GZ2 एंड वी कैन कैंसल आउट बोथ these terms from the equation. So GZ1 and GZ2 we can assume to be 0 or cancel out. So now this equation reduces to minus 5 plus H1 plus V1 square by 2 is equal to H2 plus V2 square by 2 plus DWCB upon DT. You see H1 तो दिया हुआ है ना, H1 यहाँ लिखा हुआ है 3000, ये इनलेट कंडीशन पे स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्मॉल h1 रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये दिया हुआ है 3250 किलो जूल पर केजी। 3250 प्लस V1 जो दिया हुआ है, V1 180 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन V1 स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहाँ हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये V1 स्क्वायर बाई 2 होता, लेकिन क्योंकि इसका यूनिट किलो जूल पे है, इसको हमको 1000, दिस टर्म हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 1000 टू मेक इट टू किलो जूल पर केजी। I have discussed this in my earlier videos, why we have to divide this by 1000, because we know that when mass is 1 kg and velocity is 1 meter per second, अगर हम हाफ mv स्क्वायर निकालते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो उसका यूनिट जूल पे आता है, तो किलो जूल को कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 में डिवाइड करना पड़ता है, इज इक्वल टू H2 भी गिवन है, H2 इज 2360, जो स्पेसिफिक एंथैल्पी एट द आउटलेट कंडीशन 2360 प्लस V स्क्वायर बाय 2, V2 स्क्वायर इज 5 मीटर पर सेकेंड एट द एग्जिट कंडीशन, वो दिया हुआ है V2 स्क्वायर बाय 2, ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 2000 प्लस DWCB अपन DT, हमको ये टर्म निकालना है, इसका मतलब पर सेकेंड में कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इज इक्वल टू -5 प्लस 3250 2360 प्लस 180 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000, ये जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली, दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 890 प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, 185 मल्टीप्लाइड बाय 175 डिवाइडेड बाय 2000, ऐसे निकालने से आ रहा है 890
plus 16.187, that is equal to 901.187 kilowatt. So it can be rounded off to 901.2 kilowatt. So nearest answer out of the given options, the nearest answer हमारा आया 901.187. सो इसका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. 901.2 किलो जूल पर किलोवाट में आएगा वो, क्योंकि मास फ्लो रेट 1 kg लिया हुआ है. सो दिस वुड बी 901.2. सो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 2019 का एक्सी पेपर में आया था. ये जो क्वेश्चन है दैट वाज इन दैट द क्वेश्चन वाज लाइक दिस: हॉट एयर assumed एज एन आइडियल गैस जिसका सीपी का वैल्यू है 1000 जूल पर केजी केल्विन. मतलब उसको हम 1 किलो जूल पर केजी केल्विन भी ले सकते हैं. एंड गामा जो है 1.4 दिया हुआ है. enters a gas turbine at 10 bar 1000 Kelvin and leaves at a pressure of 5 bar. टर्बाइन का इनलेट प्रेशर दिया हुआ है और एग्जिट प्रेशर भी दिया हुआ है. वी नो दैट वेल फ्लूइड passes through turbine there is a drop in pressure. Subsequently it expands in a nozzle. टर्बाइन से बाहर होने के बाद ये जो गैस रहा हॉट एयर वो क्या हुआ, नोजल के थ्रू पास हुआ and it expands in a nozzle to a pressure of 1 bar. So again the pressure decreases to 1 bar when it passes through nozzle. We know that nozzle does what? It increases the velocity and the pressure भी घट जाता है और velocity fluid का बढ़ा देता है. nozzle का काम ही ऐसा है. So assume both the processes to be reversible and adiabatic. This is the key point. दिस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक. ये दोनों केसेस में जब टर्बाइन और नोजल में एयर जब पास कर रहा है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक, मतलब आइसेंट्रोपिक. whenever a process is reversible and adiabatic it can be called isentropic. Entropy remains constant throughout the process. So if the inlet velocity of air to nozzle is negligible, जब टर्बाइन से बाहर होके वो नोजल में एंट्री कर रहा है उसका वेलोसिटी को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं. द फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ एयर एट द एग्जिट ऑफ नोजल. नोजल से जब बाहर हो रहा है एयर उसका वेलोसिटी हमको निकालना है. ऑब्वियसली नोजल जो है वो वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसका वैल्यू निकालना है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसको NAT टाइप का है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप. सो हमको निकालना है व्हाट इज द आंसर. वी हैव टू न्यूमेरिकल आंसर हमको निकालना है. सो यहाँ दोनों स्टेडी फ्लो डिवाइस लगा हुआ है. फर्स्ट इज एक टर्बाइन है और टर्बाइन से बाहर होने के बाद टर्बाइन है मतलब यहाँ एक शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है. टर्बाइन के इनलेट टाइम में क्या है, जो एयर का जो प्रेशर टेम्परेचर है ये इम्पोर्टेंट है. 10 बार और 1000 केल्विन था. प्रेशर 10 बार और टेम्परेचर 1000 केल्विन है. एंड लीव्स एट ए प्रेशर ऑफ 1 बार. यहाँ जब छोड़ के जाता है इसका जो प्रेशर है ये 5 बार. इसको हम 1 ले सकते हैं कंडीशन 1, इसको हम कंडीशन 2 भी ले सकते हैं. टर्बाइन के एग्जिट और नोजल में एंट्री करेगा. यहाँ सपोज यह नोजल में एंट्री कर रहा है. नोजल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिक्रीज, देयर इज ए डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया सो दैट इंक्रीज इन वेलोसिटी एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन. सो यहाँ प्रेशर जो है सेकंड कंडीशन नंबर 2 और स्टेट 2 में प्रेशर है 5 बार. और यहाँ जो प्रेशर है सपोज दिस इज 3 स्टेट 3, यहाँ जो प्रेशर है
1 बार। यहाँ वेलोसिटी को हम c भी ले सकते हैं या कैपिटल V भी ले सकते हैं। सपोज विल टेक c। सो C3 जो है हमको पूछा है, वी हैव टू फाइंड आउट c एट कंडीशन 3, वेलोसिटी ऑफ एयर एट कंडीशन 3। यहाँ जो वेलोसिटी है इट हैज़ बीन अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, सो 0 ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ टरबाइन में ज़्यादातर केस में क्या होता है, देयर इज नेग्लिजिबल चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। सो टरबाइन में जब ये एयर पास कर रहा है कोई ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होता है। सो इसका मतलब इसको हम वुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। हमको ये पूछा है कि नोजल का एग्जिट कंडीशन में कितना है तुम्हारा जो वेलोसिटी निकालना है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो अप्लाई करेंगे हम ये दोनों स्टेट पे, ये 2 और 3 के बीच में, और एंथैल्पी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है हमारा उसमें तो एंथैल्पी का वैल्यू चाहिए। एंथैल्पी का वैल्यू जो अगर पर मास का फॉर्म में निकालना है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास, जस्ट आई डिस्कस दैट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। दैट इज द इक्वेशन इज लाइक दिस। सपोज h1 plus b1 square by 2 plus gz1 is equal to dwcb by dm plus h2 प्लस, यहाँ सपोज हम वेलोसिटी को c ले रहे हैं तो मतलब c1 स्क्वायर बाई 2 लिखना पड़ेगा, h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारा यहाँ जो एंथैल्पी को निकालना है, डायरेक्टली एंथैल्पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एंथैल्पी तो निकालना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी हम सपोज वी विल अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू द नोजल ओनली, यहाँ भी प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर नहीं आएगा तो हम यहाँ एंथैल्पी नहीं निकाल सकते हैं। सो टेम्परेचर चाहिए क्योंकि एक आइडियल गैस का स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम H इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई T ले सकते हैं। किसी भी आइडियल गैस का स्पेसिफिक एंथैल्पी का फॉर्मूला जो है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई T को हम केल्विन पे लेते हैं और CP का वैल्यू किलोजूल पर केजी केल्विन में लेते हैं। और U को निकालने के लिए आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन सही है, CB मल्टीप्लाइड बाई T भी होता है। H इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाई T एंड U इज इक्वल टू, U इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल h इज स्पेसिफिक एंथैल्पी, U इज इक्वल टू CBT, ऐसा ही होता है। तो क्योंकि टेम्परेचर तो हमको इनलेट कंडीशन पे, टर्बाइन का इनलेट कंडीशन पे दिया हुआ है तो हम H1 इजीली वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि CP भी दिया हुआ है। H1 तो निकाल सकते हैं लेकिन H2 निकालने के लिए हमको T2 चाहिए। सो T2 कैसे कहाँ से लाएंगे T2? यू नो दैट सिंस इट इज गिवन दैट द प्रोसेस दैट ऑकर्स इन बोथ द डिवाइसेस, ये दोनों डिवाइसेस में जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो T एंड P रिलेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में किसी भी आइडियाबेटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का बीच में है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में भी रिलेशन है। उस रिलेशन से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं जो है हमारा ऐसा, T2 अपन T1 इज इक्वल टू P2 अपन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ऐसे फार्मूला है। T2 यहाँ से लिखेंगे क्लैरिटी के लिए, T2 अपन T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। यहाँ जो कंडीशन को हम स्टेट को 1 ले रहे हैं, यहाँ 2, सो T2 चाहिए क्योंकि T1 तो 1000 केल्विन दिया हुआ है। T2 निकालेंगे तो यहाँ H2 हम निकाल सकते हैं, T2 सो T2 चाहिए हमको। सो T2 कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, बिकॉज P2 इज गिवन, P2 इज 5 बार, P1 is 10 बार, P1 is 10 बार एंड P2 is 5 बार। यहाँ से हम पुट करके गामा दिया हुआ है 1.4, इसका मतलब ये जो हुआ P2 is 5 बार,
टरबाइन का एग्जिट में प्रेशर है 5 बार और टरबाइन का इनलेट में प्रेशर है 10 बार। 5 डिवाइडेड बाई 10, 1.4 माइनस 1 दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4, वो हो गया हमारा 1/2 अपन 0.285। इसका मतलब T2/T1 इज 1/2 raised to the power 0.285. So T2 will be T1 multiplied by 1/2 अपन 0.285। T1 जो है 1000 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज्ड टू दी पावर 0.285, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 0.285 केल्विन। वो हो गया हमारा 820.74 केल्विन। सो व्हेनेवर ए फ्लूइड पासेस थ्रू टरबाइन, ये दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिडक्शन आ जाता है। सो टेम्परेचर 1000 केल्विन से डिक्रीज होके 820 केल्विन तक आ गया, और जो प्रेशर है 10 बार से घट के 5 बार तक आ गया, और सम पावर प्रोडक्शन हो गया। सो यही है टरबाइन का फंक्शन। सो T2 तो हम पा गए। सो नाउ H2 we can easily calculate. Once we can find out T2, we can easily calculate the H2. H2 is equal to CpT2. Cp का वैल्यू है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय T2 आ गया 820.74 केल्विन। यहाँ से H2 हमारा आ गया 820.74 किलो जूल पर केजी। सो H1 हम निकाल सकते हैं। H1 है CpT1। Cp का वैल्यू 1 किलो जूल पर केजी केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो हो गया 1000 किलो जूल पर केजी। सो H1 H2 हम निकाल दिया। सो अभी हमको चाहिए V3 निकालने के लिए ये जो नोजल का स्टेट 2 और स्टेट 3 के बीच में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमको लगाना है। नोजल का स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमको लगाना है, ताकि हमको वेलोसिटी एट नोजल एग्जिट ऑफ द नोजल हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको H3 चाहिए। H3 मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी एट स्टेट 3 चाहिए अगर V3 निकालना है तो, और C3, V3 मतलब यहाँ C3 हम लिया है वेलोसिटी ऑफ एयर के लिए, गैस के लिए। सो मतलब H3 निकालने के लिए T3 भी चाहिए, क्योंकि ये गिवन है कि बोथ टर्बाइन और नोजल में रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। यहाँ भी हम उसी टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन में अगर इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे T3/T2 इज इक्वल टू P3/P2 टू दी पावर गामा -1 बाय गामा। दैट विल बी, P3 इज गिवन टू बी 1 बार। टर्बाइन में भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और नोजल में भी प्रेशर 5 बार से 1 बार तक ड्रॉप हो रहा है। मतलब P3 हमारा 1 बार, 1 डिवाइडेड बाय 5, P2 5, उसका जो पावर है 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4, इट इज अगेन 1/5 रेज टू दी पावर 0.285 आ गया। सो T3 जो होगा, T3 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 रेज्ड टू दी पावर 0.285, और ऐसे भी लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 0.285, दैट इज T2 820.74 divided by 5.285, that is 519.127 केल्विन। नोजल एग्जिट में ये टेम्परेचर आ गया। मतलब हम H3 यहाँ से निकाल सकते हैं। H3 इज इक्वल टू CpT3। Cp तो 1 किलो जूल पर केजी केल्विन है, 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल, 519.127 केल्विन। तो मतलब H3 आ गया हमारा 519.127 किलो जूल पर केजी। H3 तो आ गया और ये H2 आ गया था, वो
आ गया था, ये 820.H2 आ गया था, और ये H3 भी आ गया। इसका मतलब हमको अभी जस्ट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना है। सो नोजल का जो 2 और 3, नोजल 2 और 3 का बीच में जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो ऐसा रहेगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H3 प्लस V3 स्क्वायर बाई 2। हमारा इक्वेशन भी अगर यहाँ C2 लिए हैं, हम वेलोसिटी के लिए C टर्म लिए हैं और ये C3। लेकिन यहाँ जो किसी भी तरह की हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो डी क्यू अपन डी एम यहाँ नहीं होगा। कहीं कोई पहले जब हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर यूनिट मास फॉर्म में जब लिखते हैं डी क्यू बाई डी एम रहता है एक लेफ्ट साइड में, और डी डब्ल्यू सी भी अपन डी एम रहता है राइट हैंड साइड में। डी क्यू बाई डी एम यहाँ जीरो होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पे काम कर रहा है और किसी भी तरह की वर्क आउटपुट ये नोजल में नहीं हो रहा है, टरबाइन में होता है। लेकिन ये तो नोजल का 2 और 3 जो है, ये नोजल का इनलेट और आउटलेट का हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये स्टेट 2 नोजल का इनलेट और स्टेट 3 आउटलेट। नोजल में कुछ शाफ्ट लगा नहीं रहता है, इसीलिए उसमें कुछ वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। मतलब डी डब्ल्यू सी बी भी देयर विल बी नो टर्म like dWCB upon dm and dq divided by dm, and there is nothing no mention of potential energy, so potential energy term भी नहीं रहेगा, and nozzle can be assumed to be horizontal because since nothing is written about the change in potential energy can be neglected, nothing is mentioned with respect to the potential energy। so लेकिन ये भी मेंशन है, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि C2 जो है इसको नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, C2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नोजल का इनलेट में बहुत ही कम वेलोसिटी है, इसलिए C2 को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर C2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको ये C3 निकालना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन नाउ रिड्यूसेस टू H2 इज इक्वल टू H3 प्लस C3 स्क्वायर बाय 2। सो C3 स्क्वायर में हमको again we have to divide this by 1000 so that this term will come in terms of kilo, these are already kilojoule per kg पे है, तो ये जो एनर्जी को अगर किलोजूल पर केजी पे लाना पड़ेगा तो इसमें 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। सो इक्वेशन विल बी लाइक दिस। सो H2 तो हमको पहले से मिला हुआ है 820.74 इज इक्वल टू 519.127 प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। यहाँ से हम C3 जो है निकाल सकते हैं, दैट इज क्योंकि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया हमारा 301.613 इज इक्वल टू C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। सो यहाँ से C3 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2000 multiplied by 301.613 and that is equal to square root of 603226। इसका स्क्वायर रूट आएगा 776.67 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 776.67 so meter per second. In meter per second the numerical value will be 776.67 meter per second.